रात के 9 बजे हैं। किशनगंज थाने में अभी ड्यूटी पर 2 कांस्टेबल, 1 लेडी कांस्टेबल तथा इंस्पेक्टर विदेव अपने चैम्बर में हैं। विदेव 2-3 केसेज की फाइलों को पढ़ ही रहा था कि तभी बाहर से किसी की चीख सुनाई पड़ती है। उसने गौर से सुना तो समझ आया कि यह आवाज़ तो लेडी कांस्टेबल रूपा की है। आवाज़ सुनकर विदेव झट से चैम्बर से बाहर भागा और बाहर आया तो बाहर का नज़ारा देख एक पल को उसका भी दिल कांप गया। उसने देखा कि कांस्टेबल हरिराम, मोहन व रूपा अपनी अपनी डेस्क पर बैठे हैं और उनके सामने एक लड़की खड़ी है जिसके बाल बिखरे पड़े हैं, जिसके पूरे शरीर पर कटे फटे कपड़े हैं तथा उसके पूरे शरीर से खून टपक रहा है। दोनों हाथों में रस्सी के टुकड़े बंधे थे और पैरों में चप्पल तक नहीं है। तभी विदेव की नज़र उसके हाथों पर पड़ी तो वह और भी दंग रह गया। उसके हाथ में एक आदमी का कटा सर था जिसे उसने बालों से पकड़ रखा था। खून की बूंदें उस सर से भी बह रही थी। उसके दूसरे हाथ में खून से सना एक फोन था। उसे देख रूपा की चीख निकल गई तथा बाकी सब एकदम शांत थे। तभी वह लड़की रूपा के डेस्क की ओर बढ़ी तथा उस कटे सर को रूपा की डेस्क पर रखा और कुर्सी पर बैठ गई। सभी उसे चुपचाप देख रहे थे। अब रूपा भी शांत हो चुकी थी। कुछ क्षणों की शांति के बाद उस लड़की ने अपने मुंह पर बिखरे बालों को अपने हाथों से हटाया और जोर जोर से हंसने लगी। कुछ पलों बाद फूट फूट कर रोने लगी। फिर धीरे से बोली, मेरा नाम दुर्गा है, मैं 16 साल की हूँ। यह रोहन है जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। मैंने इसे मार दिया आज। यह कहकर वह फिर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर विदेव ने रूपा से कहा कि डरो मत और इस लड़की को संभालो। तो रूपा ने उसे शांत किया और उस सर को डेस्क से उठाकर प्लास्टिक के थैले में रखकर कस्टडी में लिया। फिर सबने हाथों में दस्ताने पहने और विदेव ने दुर्गा को पानी पिलाया और उसके हाथों की रस्सियां खोली। उसकी कलाइयों पर पड़े निशान कह रहे थे कि लगभग 1 महीने से यह बंधी हुई थी। फिर विदेव बोला कि दुर्गा डरो मत और रूपा के साथ जाओ। पहले नहाकर अपने शरीर को साफ करो और दूसरे कपड़े पहनो, उसके बाद हम तुम्हारे बयान ले लेंगे। फिर विदेव ने सबूत के लिए दुर्गा की फोटो अपने मोबाइल में ली और रूपा से कहा कि इसे दूसरे कपड़े दो और इन कपड़ों को एविडेंस बैग में रख लो। फिर रूपा दुर्गा को अपने साथ लेकर गई और इधर विदेव और बाकी के पुलिसकर्मियों ने थाने में बहते खून को साफ किया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि दुर्गा को देख सबके मन मस्तिष्क ने मानो काम करना ही बंद कर दिया था। तभी कुछ देर बाद रूपा और दुर्गा वापस आते हैं। दुर्गा को देख अब कोई कह ही नहीं सकता था कि यह वही लड़की है जिसने कुछ देर पहले ही एक विभत्स हत्या की है। उसके उस मासूम चेहरे से केवल डर और मासूमियत के अलावा और कुछ नहीं झलक रहा था। सब इसी सोच में थे कि इस मासूम से चेहरे ने इतना बड़ा दिल दहला देने वाला कांड क्यों किया होगा। फिर विदेव ने दुर्गा से पूछा कि उसने इस घटना को कहाँ अंजाम दिया है। तब दुर्गा ने उस जगह का पता दिया जो कि शहर का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला इलाका था तथा दुर्गा के अनुसार एक 5 मंजिला इमारत के सबसे ऊपरी मंजिल में सारे कमरे रोहन के ही थे और वहां उसने रोहन को मारा था। फिर विदेव ने दोनों कांस्टेबलों हरिराम व मोहन को घटनास्थल पर भेजा तथा वहां के हालात की सारी जानकारी जुटाने को कहा। उनके जाने के बाद विदेव ने दुर्गा से पूरी घटना शुरू से बताने को कहा। वह रोहन से कैसे मिली, उसके माता पिता और उसके बारे में सारी जानकारी जाननी चाहिए। माँ पिताजी का नाम सुनते ही दुर्गा फिर रोने लगी। कुछ देर बाद शांत होकर दुर्गा बोली
कि मेरे पिताजी कपड़ों के बड़े व्यापारी हैं, जिनका बड़ा दुकान शहर के बाजार में ही है। उनका नाम सेठ मनोहर लाल है तथा माँ का नाम इंदुमती देवी है। मनोहर लाल का नाम सुनकर विदेव बोला कि तुम मनोहर जी की बेटी हो। पिछले 1 महीने से हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा। और रूपा से कहा कि जाओ, मनोहर जी ने जो गुमशुदगी का केस फाइल किया था वह फाइल लेकर आओ। फिर रूपा ने विदेव को मनोहर लाल जी की फाइल सौंपी। दुर्गा की तस्वीर, उसकी बताई सारी जानकारी फाइल से मिलान कर निश्चिंत होकर विदेव ने आगे की कहानी बताने को कहा। तब दुर्गा बोली कि मैं अपने माँ पिताजी की लाडली बेटी थी और शहर के सबसे बड़े स्कूल में पिताजी ने मुझे अब तक पढ़ाया है। अभी मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और मेरी एक सहेली है चित्रा, जो मुझसे है तो बड़ी किंतु पड़ोसी होने की वजह से हम दोनों में अच्छी बनती है। कुछ समय पहले हम दोनों ने सुपर हीरोज जिम ज्वाइन किया था, जहां पर चित्रा की पहले से जानकारी थी। उसी के कहने पर मैंने उस जिम को ज्वाइन किया था। कुछ दिनों तक तो सब सही चला। फिर एक दिन चित्रा ने मुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाया, जो सब लड़कियां थी। बस रोहन ही उनके ग्रुप में एक लड़का था। मैंने चित्रा से पूछा तो उसने बताया कि हम सब जिम में ही मिले थे और धीरे धीरे हमारा इतना बड़ा ग्रुप बन गया है। आज तुम्हारे आने से हमारे इस ग्रुप की संख्या 20 तक पहुंच गई है। मुझे उस दिन भी बहुत अजीब लगा था कि इन सब लड़कियों में यह एक अकेला लड़का क्यों है। तब चित्रा ने बताया कि ये बहुत सीधा साधा लड़का है और जिम का एक्सपर्ट है, तो हम सब की हेल्प भी कर देता है। इसी की वजह से हम सारी लड़कियां इतनी फिट रहती हैं और किसी भी लड़की के साथ इसका रिश्ता बस दोस्ती से बढ़कर नहीं है। तो तुम्हें भी इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम भी अपने एक्सरसाइज के बारे में रोहन से बेहिचक हेल्प ले सकती हो। जब चित्रा ने यह सब बताया तो मैंने भी मान लिया कि रोहन अच्छा लड़का ही होगा। फिर धीरे धीरे हम सब जिम में रोज मिलने लगे और मेरी तथा रोहन की भी अच्छी बनने लगी। एक दिन बातों ही बातों में रोहन और मैंने अपने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर लिए। कुछ दिनों तक हम दोनों सुबह शाम एक दूसरे को सामान्य मैसेज करते रहे। फिर एक शाम चित्रा ने मुझसे कहा कि आज हम सब पार्टी करने पब ब्लू मून जा रहे हैं, तुम भी चलो। तो मैंने उसे कहा कि मेरी अभी उम्र ही कहाँ, 16 साल वालों को पब में कौन घुसने देगा। तब चित्रा बोली कि वह कोई जुगाड़ कर लेगी यदि मेरा मन हो तो। फिर मैंने भी हाँ कह दिया। तो चित्रा ने रोहन को कॉल किया और मेरी एंट्री का इंतजाम करने को कहा। तब रोहन ने कॉल पर मुझसे बात की और कहा कि तुम अभी बच्ची हो, क्या करोगी पब चलकर, फिर तुम्हारे माँ पिताजी को पता चलेगा तो क्या जवाब दोगी। तब मैंने रोहन की बातों में मेरे लिए फिक्र महसूस करी। वो एहसास बहुत ही अलग था। पहली बार मैंने मेरे घर वालों के अलावा किसी और के शब्दों में मेरे लिए इतनी केयर महसूस करी थी। और कितनी भोली होती है ना हम लड़कियां। वही केयर माँ पिताजी या भाई बहन दिखाते हैं तो हमें बुरा लगता है, किंतु कोई गैर जब ऐसा कंसर्न दिखाता है तो हमें वो आदमी बहुत अच्छा लगता है। और मैंने भी ऐसा ही किया जैसा हर कोई लड़की करती। और मैंने भी कहा कि तुम साथ चल रहे हो तो फिर कैसा डरना, मैं माँ पिताजी के पास कोई बहाना बना लूँगी। फिर हम लोग पब गए, वहाँ इन सब ने ड्रिंक भी करी पर मैंने नहीं की। खूब मस्ती करने के बाद आधी रात को हम सब अपने अपने घर आ गए। मैंने देखा कि सबका खर्चा रोहन ही उठा रहा था, तो मैंने चित्रा से पूछा कि ऐसा क्यों। तब उसने बताया कि इसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। भारत के चंद अमीर परिवारों में से एक परिवार का इकलौता वारिस है रोहन। ऐसी छोटी मोटी पार्टियां तो इसके लिए कुछ भी नहीं है।
फिर हमारी पार्टियां भी बढ़ने लगी और रोहन ने मेरा विश्वास भी जीत लिया। अब मैं भी बाकी सब लड़कियों की तरह ही उसके साथ घुल मिल गई थी। लगभग 3 महीने बाद एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैंने जब रोहन को बताया तो यह सब मेरे घर मुझसे मिलने आए। तब मैंने अपने माँ पिताजी को अपने जिम बडीज से मिलवाया। उस दिन के बाद रोहन अक्सर मुझे छोड़ने रात में घर आने जाने लगा था। चूंकि वह चित्रा का दोस्त था और कुछ मैंने इसकी तारीफें घर पर कर दी थी, तो सबको इस पर विश्वास हो गया और मेरे परिवार वाले भी खुले विचारों के हैं, तो उन्हें मेरे लड़का या लड़की दोस्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन रोहन ने मुझे मैसेज किया, रोहन, दुर्गा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। यदि तुम यह वादा करो कि यह बात जानने के बाद भी हमारी दोस्ती बनी रहेगी, अगर तुम मुझसे नाराज नहीं होगी तो ही यह बात मैं तुम्हें बताऊं। दुर्गा चौंक कर, नहीं होंगी, तुम बिना डरे बताओ। रोहन, दुर्गा, पता नहीं कब और कैसे, किंतु मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारी उम्र में बहुत अंतर है। मुझे यह भी नहीं पता है कि तुम मुझे पसंद करती भी हो या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने मेरी फीलिंग्स तुम्हें बताना सही समझा, तो बता रहा हूँ। दुर्गा, यह क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे सामने तो मैं बहुत ही छोटी हूँ। माना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, हम अच्छे दोस्त भी हैं, किंतु यह सब रोहन, खुश होकर तुम मुझे पसंद करती हो यह जानकर अच्छा लगा। दुर्गा, किंतु? रोहन, किंतु परंतु कुछ नहीं होता है। प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। दुर्गा, लेकिन फिर भी लोग क्या कहेंगे? माँ पिताजी हमारे रिश्ते को कैसे स्वीकार करेंगे? रोहन, वह सब तुम मुझ पर छोड़ो। अभी क्या हो रहा है बस उसी के बारे में सोचो। आगे की आगे देखेंगे। वैसे भी अभी तो हम किसी को कुछ बताएंगे नहीं। दुर्गा, अभी मैंने भी हाँ नहीं कहा है तुम्हें। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, फिर बताऊंगी। रोहन, ओह माफ़ करना, तुम जितना चाहो वक्त ले लो। तुम्हारे लिए तो उम्र भर इंतज़ार कर सकता हूँ मैं। दुर्गा, अच्छा जी, अच्छी बात है, फिर करो इंतज़ार। रोहन हंसते हुए, हा हा हा, ठीक है। दुर्गा, चलो अभी बहुत रात हो रही है, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। रोहन, अरे अब मुझे नींद कहाँ आती है, मेरी नींद तो तुमने चुरा ली है, तुम सो जाओ। दुर्गा, ठीक है, गुड नाइट। रोहन, गुड नाइट। इस प्रकार रोज हम घंटों घंटों तक मोबाइल पर चैटिंग करने लगे और कब मुझे भी रोहन से प्यार हुआ मुझे भी पता न चला। अब तो हमें एक दूसरे की आदत सी हो गई थी। सोना, जगना सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ चैटिंग में ही लगे रहते थे। इतना कहते कहते दुर्गा फिर रोने लगती है। कुछ देर बाद शांत होकर, विदेव सर, हम लड़कियां इतनी बेवकूफ़ क्यों होती हैं? क्यों इन लड़कों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती हैं? और जिस लड़के को 8-7 महीने से ज़्यादा जाना नहीं है, उसके आगे पल पल साथ बिताने वाले माँ पिताजी, भाई बहन सबको भुला देती हैं। हम तो इतनी पागल हो जाती हैं कि उस लड़के के अलावा बाकी सारा जग ही वीराना लगने लगता है। फिर दुर्गा अपने गालों पर लुढ़कते आंसुओं को पोंछकर लंबी सांस लेते हुए, खैर जो भी है सर, फिर आया वह दिन जिसके बाद आज तक मेरे जीवन को काले स्याह बादलों ने घेर लिया है। न जाने यह स्याह बादल आज भी हटेंगे कि नहीं, भगवान जाने। उस दिन सुबह का समय था, तभी विदेव के मोबाइल पर कांस्टेबल मोहन का कॉल आता है। उसकी आवाज़ में अजीब सा डर विदेव ने महसूस किया। मोहन घबराए हुए स्वर में, विदेव, सर सर सर। विदेव चौंक कर, क्या हुआ मोहन, तुम इतने डरे से क्यों लग रहे हो?
मोहन सर, आप जल्दी दुर्गा के बताए एड्रेस पर पहुँचें, यहाँ का माजरा कुछ अलग ही है। विदेव, हुआ क्या है, बताओ मुझे। मोहन डरे डरे स्वर में, सर सर सर, आप आकर ही देख लीजिए। और कॉल बंद हो जाती है। फिर विदेव रूपा और दुर्गा को गाड़ी में लेकर आनन फानन में घटनास्थल के लिए निकलता है। क्या हुआ है घटनास्थल पर और क्या हुआ था दुर्गा के साथ उस दिन कि दो इतना प्रेम करने वाले प्रेमियों में से किसी एक ने दूसरे की इतनी विभत्स हत्या की होगी। जानना है तो कहानी के पहले भाग को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जल्द ही कहानी का दूसरा भाग चैनल पर आ जाएगा, जिसमें आपके सारे प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट दिखाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।